दिल्ली शहर की एक आम सोसाइटी में रहता था एक परिवार, जिसमें रिहाइश थी अम्मी अनीता और उनकी बेटी प्रिया की। अरे प्रिया, तुम अपना टिफिन भूल गई? अम्मी रहने दीजिए, अब मुझे देरी हो रही है। मेरे हबीब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। ओहो, ये आज के दौर के बच्चे भी ना। तभी उनकी पड़ोसी बाहर आई। बिल्कुल सही मिसेस व्यास, मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, रोज की तरह सुबह से उसका टिफिन बना रही हूँ और वो टिफिन छोड़कर चली गई। मैं समझ सकती हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं। क्या करें, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं। अनीता और सुशीला रोज अपने घरों की बातें किया करती थी। बरस बीत गए, लेकिन रोजमर्रा की इनकी आदतें नहीं बदली। फिलहाल इनके घर इस हद तक करीब थे कि इन्हें बातचीत करने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक रात इस सोसाइटी में एक चोर आया। उसने देखा कि सभी घरों की कोई ना कोई बत्ती जली हुई है। लगता है ये लोग अभी तक जगे हुए हैं। बेहतर है मुझे बाद में आना चाहिए। और फिर तभी उसकी नजर अनीता के घर पर पड़ी। लगता है इस घर में कोई नहीं है। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चोर पाइप की मदद से ऊपर चढ़ने लगा। उसने तार की मदद से उस खिड़की की कुंडी खोल दी। मगर जैसे ही वो अंदर गया तो हैरत ज़दा होकर उसकी आंखें खुली रह गई। उसके आंखों के सामने सुनीता और प्रिया की लाश पड़ी हुई थी। घबराहट से उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। चोर वापस पाइप की राह से नीचे उतरा और सरपट भागने लगा। वो भागते हुए पुलिस स्टेशन गया और वहाँ के इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। हो सकता है चोरी के दौरान तुमने ही उन दोनों का कत्ल कर दिया हो और अब खुद को महफूज रखने के लिए हमारे पास आ गए। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। उन लाशों को देखकर मैं खौफजदा हो गया था और सीधे आपके पास आ गया। मैं चोर हूँ जनाब, कातिल नहीं। इसको गिरफ्तार कर लो हवलदार। चोर को कैद खाने में डालकर इंस्पेक्टर और हवलदार अनीता के घर की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर ने पंचनामा शुरू कर दिया। अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक माहिर से मिलने गए। जनाब, इन दोनों की मौत को 3 माह गुजर चुके हैं। क्या? इनका इंतकाल 3 महीने पहले हो चुका है और इनकी लाशों से बदबू भी नहीं आ रही? यही तो मेरे भी समझ से परे है जनाब। अभी तक तो इन लाशों का गलना शुरू हो जाना चाहिए था। और मरने की वजह? चाकू से। प्रिया को किसी और ने चाकू मारा है और अनीता ने खुद को चाकू मारा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता ने प्रिया को चाकू मारने के बाद खुद को मार लिया हो। हाँ, इसकी उम्मीद काफी हद तक सही है। बेहतर है जनाब। यहाँ से निकलकर इंस्पेक्टर सुशीला के घर पहुँचे। जनाब, उन दोनों का कत्ल किसने किया? इसका ही तो पता लगाना है। खैर ये बताइए कि 3 माह से आपके पड़ोस का घर बंद है, तो क्या आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं जनाब, कल तक तो सब कुछ ठीक था। सब ठीक था? कल ही तो मेरी गुफ्तगू मोहतरमा व्यास से हुई थी। क्या? ये कैसे मुमकिन है? उन दोनों की मौत हुए 3 माह गुजर चुके हैं। क्या? नहीं जनाब, आप चाहें तो किसी से पूछ लीजिए। वो दोनों कल तक तो जिंदा थी और कल मैंने प्रिया को भी देखा था। ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर के होशो हवास गुम हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुमकिन कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर ने जब और मोहल्ले वालों से पूछताछ की तो सभी का यही कहना था कि वो दोनों कल तक जिंदा थीं। कुछ दिन गुजरने के बाद जब इंस्पेक्टर कोतवाली में थे, तभी सुशीला वहां आई। जनाब, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्या हो गया? आज भी उस घर की बत्तियां जल रही थी और अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी। ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कोई वहां है, पर ना जाने कौन है। लेकिन हमने तो वो घर पर मोहर मारी हुई है। जनाब, आप खुद ही पता लगा लीजिए। ठीक है, आज रात मैं खुद वहां आऊंगा। सुशीला वहां से चली गई और इंस्पेक्टर अजीब सी कश्मकश में फंस गया। उस रात हवलदार और इंस्पेक्टर घर से कुछ दूरी पर अपनी जीप लगाकर बैठे थे। जनाब, अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है और वैसे भी हमने घर पे मोहर मारी हुई है। आखिर कोई अंदर कैसे जा सकता है? ये मामला कुछ अजीबोगरीब है। मौत के 3 माह गुजर चुके हैं,
पर लोगों का कहना है कि वो लोग जिंदा थे। कुछ तो गड़बड़ है संजय, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जनाब, आप मुनासिब समझे तो सो जाइए, मेरी नजर है उस घर के ऊपर। नहीं संजय, इस मामले ने मेरी नींद उड़ा दी है, अब नींद आना मुश्किल है। तो चलिए जनाब, आप और मैं दोनों मोबाइल पर सांप और सीढ़ी का खेल खेलते हैं। ये अच्छा ख्याल है, हमारे जगने के साथ ही तफरीह भी हो जाएगी। इंस्पेक्टर और हवलदार फोन पर सांप सीढ़ी का खेल खेल ही रहे थे, तभी अनीता के घर की बत्तियां जल उठी। वो देखो संजय। बत्तियां कैसे जल उठी? दोनों जीप से बाहर आकर खड़े हो गए और तभी अनीता अपने घर से बाहर आई। ये देखकर दोनों के होश हवास उड़ गए और हवलदार बौखलाकर गिर पड़ा। संजय, संजय, उठो संजय। भूत, भूत, जनाब भूत। इंस्पेक्टर ने हवलदार को जीप में बिठाया और खुद अनीता के घर की ओर चल पड़ा। इंस्पेक्टर ने घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसे जोर जोर से किसी के झगड़ने की आवाज आ रही थी। मैंने बताया ना प्रिया, वो लड़का तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। अम्मी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसी से निकाह करूंगी। क्या इसी वक्त के लिए मैंने तुम्हें बेहतर परवरिश देकर इतना बड़ा किया? वो मैं नहीं जानती। उस बंदे का 3 बार निकाह हो चुका है और 3 तलाक भी हो चुका है। शायद उसे बेहतर तरीके से समझने वाली कोई नहीं मिली। और अम्मी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने अपनी पिछली 3 बेगमों के साथ किया। अम्मी, आप उसे नहीं जानती और वैसे भी मैं उसके बच्चे की अम्मी बनने वाली हूँ। या अल्लाह, ये तुमने क्या गजब कर दिया। अब मैं मुआशरे को क्या मुंह दिखाऊंगी? यही मुआशरा मुझे बोलेगा बिना वालिद के बच्ची को मैं अच्छी परवरिश नहीं दे सकी। अम्मी, आपको अभी इस मुआशरे की पड़ी है, मेरी नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें इस मुआशरे में ही रहना है, इसीलिए कल ही चलकर हम ये हमल गिरवा देंगे। मैं हमल नहीं गिरवाऊंगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगी प्रिया, तुम्हें ये करना होगा, वरना क्या आप मुझे मार देंगी? हाँ। मेरी प्यारी बच्ची। उसके बाद उसने खुद को भी चाकू मार लिया। ये सब कुछ इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों के सामने देखा और उसके बाद वो बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर को होश आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे ये तो समझ आ चुका था कि कत्ल कैसे और क्यों हुआ, मगर वो इस कश्मकश में था कि वो फाइल में क्या लिखता, कि उसे ये तफसील भूतों ने दी है। अब भी इस घर में अक्सर उनके झगड़ों की आवाज आती है और इस खौफ की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और अब ये घर दिल्ली शहर के खौफनाक शहर में शुमार होता है। खटीमापुर देही इलाके में मीरा अपने शौहर रोहन के साथ जीस्त बसर करती है। एक रोज देर शब हो जाने की वजह से रोहन घर वापस नहीं आया। मीरा मुस्तकिल रोहन का फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। मीरा काफी परेशान होकर पड़ोस वाली शांति के घर जाती है। शांति बहन, मेरे शौहर अभी तक घर नहीं आए हैं, ना ही उनसे कोई राब्ता कायम हो पा रहा है। क्या तुम्हारे शौहर मनोहर दवाखाने वाली राह से आते हैं? हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं अभी गाड़ी निकालती हूँ। लेकिन हुआ क्या? दवाखाने वाली उस राह पर एक रूह भटकती रहती है। ऐसा सुना है कि वो बशर का दिल निकाल लेती है। शांति और मीरा अपनी कार से दवाखाने की राह पर निकलते हैं। उधर रोहन के दवाखाने वाली राह पर कार भी खराब हो जाती है। ये रोड कितनी सुनसान है, किससे मदद मांगूं? फोन में बैटरी भी खत्म हो चुकी है। तभी एक रूह रोहन के सामने आती है। तेरी गाड़ी मैंने खराब की है, अब मैं तेरा दिल निकाल लूंगी। रोहन खौफजदा होकर बेहोश हो जाता है। रूह अपने हाथ से रोहन के सीने का दिल निकालने वाली होती है कि तभी मीरा और शांति कार से पहुंच जाते हैं।
शांति चुड़ैल पर आबे जमजम का पानी छिड़कती है। आ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस आऊंगी। ऐसा कहकर रूह वहाँ से गायब हो जाती है। मीरा रोहन के मुंह पर पानी छिड़कती है। रोहन को होश आ जाता है। तीनों लोग घर पहुँचते हैं। बहन, वो रूह लोगों का दिल क्यों निकालती है? 8 साल गुज़िश्ता लम्हों की बात है। मनोहर के दवाखाने वाली राह पर एक शादीशुदा जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की पूरी शिद्दत से लड़के को अस्पताल लेकर पहुंची। लड़का जिंदा था, लेकिन डॉक्टर ने चालाकी से लड़के को मुर्दा साबित कर दिया और लड़के का दिल निकालकर अंग तस्करों को बेच दिया। लड़की ने दवाखाने वालों पर केस किया, लेकिन केस हार गई। अपने शौहर को खो देने और इंसाफ न मिलने के कारण उसने फांसी लगा ली। तभी से उसकी रूह दवाखाने की राह पर भटकती रहती है। वो दवाखाने के 2 लोगों को मार चुकी है, 3 अभी बाकी हैं। उन तीनों ने अपने घरों पर मौलवियों की घेराबंदी करवा रखी है। अब जो भी दवाखाने की राह पर फंस जाता है, रूह उसका दिल निकाल लेती है। चलो, बहुत शब हो चुकी है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शांति अपने घर सोने चली जाती है। मीरा और रोहन अपने घर आकर सो जाते हैं। कुछ लम्हों बाद मीरा अचानक से उठ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। रोहन घबराकर उठ बैठता है। मीरा ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मीरा टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाती है और रोहन पर हमला करने के लिए जाती है। तू उस लम्हे तो मुझसे बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। रोहन दौड़कर कमरे के बाहर जाता है और मीरा को कमरे में बंद कर देता है। मीरा कमरे के अंदर दहशताना तरीके से चीखती चिल्लाती है। रोहन शांति का दरवाजा खटखटाता है। शांति दरवाजा खोलती है। शांति बहन, मीरा को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मुझ पर हमला कर रही है। लगता है कि दवाखाने की रूह मीरा के जिस्म में आ गई है। मैं अभी फोन करके मौलवी को बुलाती हूँ। शांति फोन करती है और मौलवी को घर बुलाती है। कुछ लम्हों बाद मौलवी आता है और दरवाजा खोलता है। कौन है तू और इन लोगों को क्यों सता रही है? चुप कर बुड्ढे, कुछ नहीं बताऊंगी तुझे। अगर नहीं बताएगी तो मैं तुझे दुआ पढ़ के खत्म कर दूंगा। मैं अल्पना हूँ। उन डॉक्टर्स ने मेरे शौहर को छीन लिया। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दो तुम। मैं उन डॉक्टरों को सबको जेल भिजवा दूंगा, सजा भी दिलवाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं एक वकील हूँ। जब आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा? लिल्लाह, मुझे एक मौका दो उन्हें खतावार साबित करने का। तुम मेरी शरीके हयात को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम उन डॉक्टर्स को सजा नहीं दिला पाए तो मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर रूह मीरा के जिस्म को छोड़ देती है। रोहन दवाखाने के डॉक्टर्स के खिलाफ केस लड़ता है और तीनों डॉक्टर्स को फांसी की सजा दिलवाता है। तब रूह हमेशा हमेशा के लिए परवाज हो जाती है।